गोल्ड ईजीआर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ये रिसेंटली एक नया रास्ता खोला है इन्वेस्टर्स के लिए जो गोल्ड के अंदर अपना पैसा लगाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी उन इन्वेस्टर के लिए आई जो फिजिकल गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाहते हैं। इसमें क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे, वो तो मैं इस वीडियो के अंदर ज़रूर बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इस प्रोडक्ट के कुछ खामियां जिसकी वजह से आपको इसको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। मेरी क्या वर्डिक्ट रहेगी, मैं इसमें पैसा लगा रहा हूँ या नहीं लगा रहा, वो तो मैं इस वीडियो के अंदर एंड में क्लियर कर ही दूंगा। सो हेलो एंड वेलकम इन्वेस्टर्स, रुपी फ्लेक्स की लेटेस्ट वीडियो के अंदर जहां पर मैं शुभम गुप्ता आपके लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को आसान बनाता हूं। बट आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूं गोल्ड ईजीआरस के ऊपर। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसको डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड के बीच का रास्ता निकाला गया। एक ऐसा इन्वेस्टर जो छोटे छोटे अमाउंट से अपने लिए गोल्ड के अंदर पैसा डालना चाहता है एंड साथ ही साथ फिजिकल गोल्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट करना चाहता है। इन दोनों चीज़ों को इस प्रोडक्ट के थ्रू अपनाया गया। अब ये काम कैसे करता है, सबसे पहले इसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो अगर बात करें गोल्ड ईजीआर के मामले में, तो यहाँ पर आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अपने ब्रोकर के ऐप में जाके गोल्ड ईजीआर की यूनिट्स को परचेज करना है। और जैसे जैसे आप गोल्ड ईजीआर की यूनिट्स को परचेज करते जाओगे, आपके लिए एक फिजिकल वॉल्ट के अंदर जो सेबी के द्वारा अप्रूव्ड वॉल्ट होगा, उसके अंदर आपके लिए फिजिकल गोल्ड को परचेज करके रखा जाएगा। जैसे जैसे आपके फिजिकल गोल्ड की अमाउंट यानी कि क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, तो आप उसको फिजिकल कॉइन्स या बार्स के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से काम करने वाला है, साथ ही साथ क्या चार्जेस इसके अंदर इन्वॉल्व है और कैसे ये सारा मैकेनिज्म मैनेज किया जाएगा, वो तो आगे आने वाले टाइम में क्लैरिटी हमें मिल ही जाएगी। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं जो हमें फ़ायदे और नुकसान की तरफ लेके जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़ायदे के बारे में कि इस तरीके के इन्वेस्टिंग में सबसे बड़े फ़ायदे क्या निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे वन नेशन वन प्राइस के बारे में बात की जा रही है। जैसे ही हम अलग-अलग स्टेट से गोल्ड को परचेज़ करते हैं, हम इंडियंस को पता है कि जो दिल्ली का रेट है वो केरला में नहीं मिलेगा, जो केरला का रेट है वो आपको शायद चेन्नई में नहीं मिलेगा। हर एक स्टेट का अपना एक गोल्ड रेट होता है, जो कि उसकी फिज़िकल डिलीवरी या फिज़िकल अवेलेबिलिटी के हिसाब से डिपेंड करता है। इसी रीज़न की वजह से वन नेशन वन प्राइस का एक कॉन्सेप्ट लेके आया गया, जहाँ पर जो भी गोल्ड का स्पॉट मार्केट का प्राइस होगा, अगर आप एनएसई के ऊपर जाओगे तो उसके ऊपर आप कहीं से भी लॉगिन कर रहे हो अपने ब्रोकर के ऐप में, आप जाके गोल्ड को बाय कर सकते हो। आपको यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिपेंसी देखने को नहीं मिलेगी। ना ही जूलर के मूड पे डिपेंड करेगा कि वो आपसे कितने मेकिंग चार्जेस लेने वाला है या फिर वो कितना प्रीमियम या डिस्काउंट प्राइस के अंदर देने वाला है। तो यहाँ पर आपको एक प्राइस देखने को मिलेगा और उसी प्राइस से आप ट्रैक कर सकते हो कि आपके गोल्ड के रिटर्न्स कितने रहे। सेकंड जो सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे निकल के आ रहा है वो ये है कि एक इन्वेस्टर जो कि जूलर से अपना फिजिकल गोल्ड या बार्स खरीद रहा है, उसके लिए यहाँ पे मेकिंग चार्जेस बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाएँगे। क्योंकि जब भी आप कॉइन्स खरीदने जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ मेकिंग चार्जेस या डाई चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो उस रीज़न की वजह से भी यहाँ पर एक इन्वेस्टर को फ़ायदा आता हुआ दिख रहा है। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट जो एक इन्वेस्टर फिजिकल गोल्ड की स्टोरेज में फेस करता है। अगर आप फिजिकल गोल्ड को परचेज़ करते हो तो आपको पता होगा कि आप अगर अपने घर में गोल्ड को रख रहे हो तो उसमें चोरी का डर सबसे बड़ा रहता है। बट अगर आप इस गोल्ड को उठा के किसी लॉकर में जाके रखना चाहते हो तो वहाँ पर भी लॉकर चार्जेस इंक्लूड हो जाते हैं, जो कि आपकी कॉस्ट को बढ़ा देता है। बट साथ ही साथ एक कंसर्न ये भी रहता है कि अगर लॉकर में भी चोरी हो गई तो आपका जो इंश्योरेंस है वो 2 से 5 लाख डिपेंडिंग ऑन जो भी आपका बैंक है उसके हिसाब से रहेगा। तो यहाँ पर भी आपको कंप्लीट सेफ्टी देखने को नहीं मिलती। तो ईजीआर के अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जो भी गोल्ड आप परचेज़ कर रहे हो वो सेबी रेगुलेटेड वॉल्ट्स के अंदर आपका स्टोर किया जाएगा। डेफ़िनेटली इसका कुछ स्टोरेज चार्ज ज़रूर रहने वाला है, जो कि मैं अगले सेक्शन में आपके लिए क्लियर कर दूँगा। तो ये थे 3 सबसे बड़े बेनिफिट्स जो मुझे लगता है पर्सनली एक इन्वेस्टर के सबसे ज़्यादा काम आने वाले। एक और बेनिफिट है, जहाँ पर अगर आपने गोल्ड की ईजीआर को खरीदा है, तो आप इसे सेकेंडरी मार्केट यानी कि अपने ब्रोकर की ऐप पर ही किसी और इन्वेस्टर को भी सेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे वापस से जाके क्या सिर्फ़ एनएससी को ही ये बेचने को मिलेगा या जो मेरा वॉल्ट का ओनर है या जो डिपॉज़िटरी है उसी को ही बेचने को मिलेगा। ऐसा नहीं है, आप अपने ईजीआर को किसी और इन्वेस्टर को भी ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आपको सफिशिएंट ट्रेडिंग आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में दोनों में देखने को मिलनी चाहिए। एंड फाइनली बात करूँ सबसे बड़े फायदे के बारे में, जो कि है जीएसटी। जनरली जब आप फिजिकल गोल्ड या सिल्वर खरीदते हो तो उस टाइम पे आपको 3% का एक जीएसटी भी पे करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर आपको ईजीआर के केस में देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ बाइंग के ऊपर।
क्या मतलब है? आपने आज ईजीआर बाय किया और आपने उसको गोल्ड के प्राइस पे बाय किया, आपने उसे किसी और इन्वेस्टर को सेल कर दिया। तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर आपको 3% का जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। अभी तक की ये इन्फॉर्मेशन है। बट अब यहाँ से शुरू होती है खर्चे वाली कहानी। यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो भी बेनिफिट्स हैं वो हमें कॉस्ट पे मिलने वाले हैं। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो लंबे टाइम पीरियड तक फिजिकल गोल्ड को होल्ड करके रखना चाहता है तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इस ईजीआर का एक स्टोरेज कॉस्ट होगा जो कि ₹15 पर डे पर केजी का है। लगभग आपको 5,500 पर केजी एनुअली पे करना पड़ेगा इस गोल्ड को स्टोर करने के लिए। 100 ग्राम में रेट ₹545 के आसपास आ जाता है। और आप अपने वेट के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बट हाइलाइट करने वाली बात ये है कि ये जो चार्ज है वो आपको डेली बेसिस पे लग रहा है, तो अगर आप लंबे टाइम पीरियड तक होल्ड करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपके लिए ये जो स्टोरेज चार्जेस हैं वो एक्यूमुलेट होने वाला है। चार्ज नंबर 2, जो जीएसटी का फ़ायदा मैंने आपको बाइंग या सेलिंग के ऊपर दिखाया था, वो तभी तक एप्लीकेबल है जब तक आप गोल्ड को फिजिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप अपने परचेज़ किए हुए ईजीआर के गोल्ड को फिजिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने जाओगे, तो उस टाइम पे आपको गोल्ड के ऊपर जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, स्टोरेज चार्ज जो एक्यूमुलेट हुआ है वो भी पे करना पड़ेगा, प्लस वॉल्ट डिपॉजिटरी आपसे कुछ प्रोसेसिंग या फिर डिलीवरी चार्ज भी चार्ज करना चाहता है, वो भी पे करना पड़ेगा। तो जनरली जब आप ऑनलाइन जाके कॉइन को परचेज़ करना ट्राई करते हो, तो जो चार्जेज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं, वही सेम चार्जेज़ यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे जब आप गोल्ड को फिजिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे। अब ये तो थी कुछ खर्चे की बात। फाइनली लास्ट में एक और खर्चा आपके ऊपर लग सकता है अगर आप ईजीआर्स को बाय सेल कर रहे हो, अपने ब्रोकर के अकाउंट से बाय सेल कर रहे हो, तो इसके ऊपर ब्रोकरेज या एसटीटी चार्जेस भी लगेंगे, जो एक नॉर्मल शेयर या बॉन्ड को खरीदते टाइम लगते हैं। इसका टैक्सेशन क्या रहेगा उसके ऊपर अभी क्लैरिटी आना बाकी है। अभी ये किस फॉर्मेट में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, उन चीज़ के ऊपर क्लैरिटी है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे हाइलाइट करना चाहता हूँ, इस प्रोडक्ट के अंदर आपको एसजीबी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरह कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिलेगी। जो भी गोल्ड का रिटर्न होगा, वही गोल्ड का रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अब फाइनली बात करते हैं कि क्या मैं इस प्रोडक्ट के अंदर पैसा लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा। मेरा आंसर है हाँ भी और ना भी। सबसे पहले बात करता हूँ मैं इस प्रोडक्ट में पैसा किस पर्पस के लिए लगाऊंगा। डेफिनेटली अगर मुझे गोल्ड का प्राइस कैप्चर करना है लोअर प्राइसेस पे और हायर प्राइसेस पे उसको जाके सेल करना है, तो शायद मैं इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करूंगा। मैं अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर कंसिडर करूंगा। बट अगर मुझे अपना गोल्ड रिजर्व इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है, जहां पर मेरा थॉट ये रहता है कि मेरे पास जो भी गोल्ड है उसको मैं किसी बैंक या एनबीएफसी के पास जाके लोन लेके उसके ऊपर अपने इंस्टेंट कैश उठा सकता हूँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा। क्योंकि पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि गोल्ड जब आप इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते हो, तो आप उस सिनेरियो के लिए खरीद रहे हो जहां पर काफ़ी सारे रास्ते आपके बंद हो गए हैं। तो नेशनल डिज़ास्टर के केस में या नेशनल कैलेमिटी के केस में क्या मैं अपने एक ऐसे रिज़र्व जिसको मैंने अपने इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से रखा था, उसको गवर्नमेंट ब के भरोसे या फिर फाइनेंशियल मार्केट के भरोसे छोड़ूँगा कि मुझे विथड्रॉल करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? डिलीवरी मेरे पास आएगी या नहीं आएगी? इन सारी चीज़ों की तरफ मैं इस प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं करूँगा। ट्रेडिशनली मैंने ये देखा है कि इंडिया के मार्केट के अंदर फिजिकल गोल्ड की वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू गोल्ड ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या फिर बाकी जो डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट्स हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडियंस को गोल्ड खरीद के फर्स्ट डे से अपनी कस्टडी में रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, रादर देन वो गोल्ड को डिजिटल फॉर्मेट में खरीद के किसी और की कस्टडी में रखें। इसी रीज़न की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल गोल्ड की जितनी ज़्यादा सक्सेस आपको ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर देखने को मिलती है, उतनी ज़्यादा सक्सेस हमें ईटीएफ या फिर डिजिटल गोल्ड या फिर किसी और फॉर्मेट में देखने को आज तक नहीं मिली है। अब ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट गवर्नमेंट की और एनएससी की ये जो कोशिश है गोल्ड की मार्केट को फॉर्मलाइज करने के लिए, उसे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है और ये देश की प्रगति के लिए काफ़ी बड़ा स्टेप है। ईजीआर से लेके आपके क्या थॉट्स हैं वो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता देना। इसकी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड भी अगर आपके कोई सवाल हो तो उनको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.